नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है वो नक्सलाइट प्रॉब्लम के ऊपर है। प्रॉब्लम के बारे में और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए, मेंशन किए हैं और डिटेल में भी एक्सप्लेन किए। rahulmehta.com/301.htm फिर से रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। इसमें चैप्टर 61 में मैंने स्टेप्स मेंशन किए कि कैसे नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है, और इसमें दूसरे चैप्टर में रेफरेंसेस है। नक्सलाइट प्रॉब्लम बढ़ा कैसे और इतना शुरू कैसे हुआ, तो जो नक्सलाइट लीडर है आज के और नक्सलाइट लीडर 1960-70 में जब मूवमेंट शुरू हुई, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नक्सलाइट लीडर जो 1960 के या 1970 के थे, उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे। उनका ध्येय व्यवस्था परिवर्तन का था, पूरे देश में क्रांति लाने का था। अभी जो नक्सलाइट लीडर है वो एक तरह के फॉरेन एजेंट ही कहूँगा मैं उन्हें कोई व्यवस्था परिवर्तन से लेना देना नहीं है। नई व्यवस्था क्या होनी चाहिए उस पर वो कभी ना उनका कभी डिबेट होता है, ना कभी आर्टिकल आते हैं, ना कभी डिटेल देते हैं। बस एक ही बात होती है, मारो काटो और कुछ नहीं। तो नक्सलाइट लीडर अभी सब बिके हुए हैं या फॉरेन एजेंट है। और कांग्रेस के या अलग अलग वहाँ पे जो लोकल पार्टी होती है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, उसकी वो केटरिंग शुरू कर देते हैं। और अभी नक्सलाइट मूवमेंट में मिशनरी का पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। मिशनरी है वो नक्सलाइट को काफ़ी पैसा और हथियार भी देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गए। पर एक ये भी है कि नक्सलाइट के जो बॉटम रिक्रूट है वो अधिकतर गरीब है, और उसमें भी अधिकतर आदिवासी और दलित की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ये तो प्रॉब्लम है कि उन्हें रिक्रूट बड़ी संख्या में मिल रहा है, और रिक्रूट मिलने का एक कारण गरीबी है। गरीबी कम हो जाएगी तो उनको रिक्रूट मिलने कम हो जाएंगे। अब दूसरे स्टेट में ये प्रॉब्लम कम क्यों है, तो अलग अलग कारणों में से एक कारण ये है कि जिन जिन स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स थोड़ा बहुत हुआ, वहाँ पे गरीबी कम हो गई और उसकी वजह से नक्सलिज्म वहाँ पे फला फूला नहीं। नक्सलाइट लीडर तो वहाँ भी पहुँच गए मूवमेंट खड़ी करने के लिए, लेकिन उन्हें रिक्रूट नहीं मिले बड़ी संख्या में। जैसे गुजरात है, तो गुजरात में 1950s में लैंड रिफॉर्म शुरू हो गए। लैंड रिफॉर्म्स यानी क्या कि 1950 में, 1947 में, 1950 में पूरे देश में अधिकतर खेती की जमीन थी वो जमींदारों के पास थी। मीलों के मील खेत होते थे, 2, 3, 10, 15, 20 गाँव पूरे के पूरे उनके अंडर में होते थे। और कुछ कुछ जिलों में 1950 के बाद जो नई जमीन खेती के लायक बनी, क्योंकि इतने सारे बांध बने, इतने सारी नहर बनी 1950 के बाद, बांध बनी, नहर बनी, तो जो पहले कुछ जमीन बंजर थी वो अब खेती लायक बनी। तो कुछ कुछ जगह पे ये नई जमीन छोटे किसानों को मिली, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे कि वहाँ नई जमीन भी बड़े किसानों को हड़प करके ले गए। 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, और अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे है। तो जहाँ पे बड़े किसान बहुत ज़्यादा है और छोटे किसान और मिडिल लेवल के किसान बहुत कम है, वहाँ पे गरीबी क्यों ज़्यादा है कि मान लो एक गाँव है या 2-3 गांव का एक समूह है जहाँ पे एक ही आदमी के पास सारी ज़मीन है, तो एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर उसकी मोनोपोली हो गई, क्योंकि वो काम देगा तो आप काम कर पाओगे। उसने काम देने से मना कर दिया तो आसपास के 2-3 गांव तक कहीं आपको काम नहीं मिलेगा, जो कि भूमि मजदूर है उसको। और ज़मींदारों की संख्या छोटी है तो आपस में मिल जाएंगे सब। तो 5-10 जमींदार मिल गए तो एक बोलेगा कि भाई मेरे गाँव के किसी आदमी को मत देना नौकरी, और मैं तेरे गांव के किसी आदमी को नौकरी नहीं दूंगा। तो इस तरह से नेक्सस की वजह से मोनोपोली और स्ट्रांग हो गई। तो मोनोपोली इन एम्प्लॉयमेंट, जो बिग लैंडलॉर्ड का प्रॉब्लम क्या था कि मोनोपोली इन एम्प्लॉयमेंट आ गई, और लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो थी नहीं कि एक गांव से दूसरे गांव बस में चले गए। उसकी वजह से वो कम से कम उनको तनख्वाह देता था।
कि बस वो जिंदा रहे, मरे नहीं, या इतनी तनख्वाह दो कि खाने पीने को मिल जाए, फिर पहनने को कपड़ा मिले ना मिले, दवाइयों के लिए पैसा मिले ना मिले, एजुकेशन का तो सवाल ही नहीं आता। तो जो लैंडलॉर्डिज्म था उसकी वजह से जो लोअर क्लास था वो बहुत ही गरीब रहता था। अब गुजरात में बड़े किसानों की ज़मीन सरकार ने छीन ली, जिसके पास 10,000, 20,000, 50,000 एकड़ थे, उनसे ज़मीन छीन के छोटे किसानों को दे दी, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़। तो सब लोगों को तो ज़मीन नहीं मिली, लेकिन जो छोटे किसानों को ज़मीन मिली उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में कंपटीशन आ गया कि कोई कहेगा कि मेरे खेत में आके काम कर जब सीज़न होता है, दूसरा कहेगा नहीं मेरे खेत में आके काम कर, मैं तुझे 5 रुपये ज़्यादा दूंगा, तीसरा कहेगा और मेरे खेत में काम कर, मैं तुझे 10 रुपये ज़्यादा दूंगा। तो एम्प्लॉयर के बीच जो कंपटीशन हुई उसकी वजह से जो लैंडलेस एम्प्लॉय है, लैंडलेस लेबरर है, उसका वेज बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया, तो उसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो गई। फिर लैंडलॉर्ड में ये भी होता था कि उसके पास मिलों के भी ज़मीन है, अब उसको पड़ी नहीं है, उगे ना उगे, नहीं उगा तो भी ठीक, कोई भूखा तो मरने नहीं वाला हो। पर जब एक आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो ज़मीन के एक एक कोने पे वो ध्यान रखता है कि भाई यहाँ कहीं गलत फसल तो नहीं, यहाँ कहीं वीड, जंगली पेड़ उगने शुरू नहीं होंगे, जंगली पौधे उगने शुरू नहीं हुए, जैसे जंगली पौधा होगा तुरंत उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन मेरी बार मेरे पास मिलो ज़मीन है तो मैं एक एक कोना देख नहीं सकता, इसलिए मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर को कहूँगा कि मैं यहाँ जितनी उगेगी उसका एक छोटा सा हिस्सा तू रखेगा, बाकी मैं ले जाऊँगा। तो उसके पास अब इंसेंटिव कम हो गया फसल को मैक्सिमाइज करने का। तो ये भी एक प्रॉब्लम था बड़े लैंडलॉर्डिज्म की, कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड कम था। इसलिए जहाँ बड़े लैंडलॉर्ड है वहाँ पे पर हेक्टर फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, पर हेक्टर फर्टिलाइजर कंजम्पशन ज़्यादा है, पर हेक्टर पेस्टिसाइड कंजम्पशन ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी पर हेक्टर उपज है वो कम है। और जहाँ छोटे किसान हैं वहाँ पर हेक्टर उपज ज़्यादा है। ये बात पूरी दुनिया की है। आप चाइना को और अमेरिका को कंपेयर करोगे, अमेरिका में बड़े किसान हैं, वहाँ देखोगे कि पर हेक्टर कम है उनकी फसल, और पर हेक्टर फ्यूल कंजम्पशन उनका ज़्यादा है, पर हेक्टर कॉस्ट भी उनकी ज़्यादा है। तो लैंडलॉर्डिज्म गुजरात में कम हुआ, केरल में थोड़ा कम हुआ, बंगाल में कम हुआ, तो उसकी वजह से वहाँ पे नक्सलवाद कम है। लेकिन बहुत सारे एरिया में जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे बड़े ज़मींदारों का दमन चालू है। तो अब हर जगह नक्सलवाद क्यों नहीं आया, जैसे यूपी में क्यों नहीं आया? तो इसका रीज़न ये है कि यूपी में मैदानी ज़मीन ज़्यादा है, जंगल रिलेटिवली कम है, इसलिए नक्सलाइट है वो पुलिस से ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते, क्योंकि मैदानी इलाके में पुलिस आसानी से ढूंढ लेगी उन्हें और चेज कर सकती है। जबकि जंगल में आदमी चला जाए तो पुलिस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस भी यदि जंगल में चली जाती है तो अब आसपास तुम्हारे पेड़ के ऊपर या पौधों के पीछे या झाड़ियों के पीछे लोग छिपे हुए हैं, पुलिस उन्हें आसानी से देख नहीं सकती, तो उन पर हमला हो सकता है, तो बड़ी संख्या में पुलिस मार जाएगी। इसलिए नक्सलाइट का एक ये भी रीजन है टोपोग्राफी, कि जहाँ जंगल ज़्यादा है वहाँ नक्सलवादियों को पुलिस के सामने हथियार इस्तेमाल करने में आसानी रहती है, और पुलिस की मरने की संभावना ज़्यादा हो गई, नक्सलवादी की मरने की संभावना थोड़ी कम हो गई, तो उस एरिया में नक्सलवाद ज़्यादा है। पर बेस रीज़न रिक्रूट उन्हें क्यों बड़ी संख्या में मिलते हैं? गरीबी। मान लो वो जंगल वाले एरिया है, जैसे गुजरात में भी काफ़ी एरिया में जंगल है, वहाँ नक्सलवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बेस पॉवर्टी है वो कम हो गई लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, इसलिए नक्सलवादी नेताओं को बड़ी संख्या में रिक्रूट नहीं मिलते। तो एक ये कारण है। दूसरा दमन का भी एक कारण है। दमन उस एरिया में जो दलित और आदिवासी है वो इतने पिछड़े हुए हैं, एक पूरी कम्युनिटी मतलब 10-15% है जिसका कोई भी रिश्तेदार, जिसका कोई भी सगा संबंधी ना वकील है, ना जज है, ना IAS है, ना IPS है, पटवारी भी नहीं है। तो पुलिस में मैं ऐसा नहीं कहता कि पुलिस में या सरकारी अधिकारी में या प्राइवेट लोग में सारे लोग दमनकारी होते हैं, ऐसा नहीं है। 2-3% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि दमन करते हैं, अनेक प्रकार से दमन करते हैं। उनका पैसा छीन लिया या उनकी ज़मीन छीन ली या
जो भी दमन करने के तरीके होते हैं। तो सब ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, पर ये जो 3-4% लोग हैं जो कि दमन करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि वीक विक्टिम कौन है। जो वीक आदमी होता है उसको विक्टिमाइज करते हैं। प्रेडेटर स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसे, कि जो शेर है उसे कमजोर प्राणी और मजबूत प्राणी दिखे तो वो पहला हमला मजबूत प्राणी पे करेगा, क्योंकि वो देखता है कि कमजोर प्राणी पे हमला करने में उसको इंजरी हो सकती है। तो ये जो प्रेडेटर माइंडसेट है जिनको दमन करना है, ऐसे पुलिस के हो या IAS के हो, IPS के हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हो या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो, वो देखते हैं कि भाई ये जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी एरिया में रहते हैं, दलित एरिया में रहते हैं, इनका कोई रिश्ता नाती, ना वकील है, ना जज है, ना पुलिस है, यानी और उनका एजुकेशन भी इतना कम है कि उनको कंप्लेंट फाइल करना भी नहीं आता। उनका कोई रिश्तेदार अखबारों में भी काम नहीं करता कि उनकी बात को मुद्दा बना सके। तो कहेंगे कि इसका दमन करो। एक तरह से वो पॉलिटिकली स्पीकिंग उन्हें बहरे मूंगे कह सकते हो, क्योंकि वो जो बोलेंगे उसकी आवाज़ दूर तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आवाज़ को दूर तक सरकार के अंदर या पब्लिक के अंदर पहुंचाने की उनके पास साधन ही नहीं है। और उनके आदमी नहीं है जो कि मीडिया में काम करते हो या तो सरकार में बैठे हो। तो कि इनका दमन करो, इनका कितना भी दमन करो, इन लोगों के पास ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है कि सरकार में जाके हम पे एक्शन ले सके। तो दमन बढ़ता जाता है और फिर वो आदमी दमन से एकदम प्रताड़ित होकर फिर नक्सलवादियों के साथ मिल जाता है। ऐसे 100-200 लोगों का दमन होगा तो 20-15-20-25 है तो नक्सलवादियों के साथ जुड़ जाएंगे। तो एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और दूसरा दमन, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी पूरी एक आइसोलेट हो चुकी है कि एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा जत्था है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जान पहचान का आदमी नहीं है। और हमारे यहाँ वो भी एक दूसरी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जान पहचान पे चलता है। रिक्रूटमेंट है वो नेपोटिज्म पे होती है, करप्शन पे होती है, कहीं कहीं पे रिटर्न एग्जाम से होती है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। लेकिन बहुत एक एरिया जैसे जुडिशरी है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो पूरी इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। इंटरव्यू में भाई भतीजावाद चलता है, थोड़ी रिश्वतखोरी चलती है। फिर इसी तरह से जब ट्रांसफ़र होते हैं तो ट्रांसफ़र में भी बहुत बड़ी ये नेपोटिज्म वगैरह चलता है। रैंडमाइज ट्रांसफ़र का सिस्टम सिर्फ मिलिट्री में है, पुलिस में या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट में रैंडमाइज ट्रांसफर का मैकेनिज्म नहीं है। तो अब और इसमें जब लोग हैं जिन पे दमन हो रहा है, गरीब भी है, तो कुछ लोग हैं जिन्हें मतलब पूरी सरकार को उठा के देश के या देश के हिस्से पे शासन करना है, तो वो लोग देखते हैं कि भाई ये लोग हैं वो मेरी सेना में जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो ये नेता, अधिकतर नक्सलाइट नेता है वो वेल टू डू फैमिली से आते हैं। सब करप्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, पर जो नए लेटेस्ट लॉट जो है वो सर से पांव तक करप्ट है। जो पुराने थे 1960 के 70 के, उनमें बहुत सारी खराबियाँ थी, पर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था उनमें, सारी खराबियाँ 50 खराबियाँ थे। मैं उस मूवमेंट को सपोर्ट करता ही नहीं, नक्सलाइट को। सर से पांव तक गलत मूवमेंट है, मतलब कि बुराई के सामने लड़ने का दावा करे या बुराई के सामने लड़े, पर क्वेश्चन कि तुम ऑल्टरनेटिव क्या चाहते हो। ऑल्टरनेटिव की बात आती है तो वो हमेशा गोल गोल बात करते हैं कि हमें क्रांति लानी है, पर क्रांति लाने के बाद नई सत्ता, नया शासन है वो क्या करेगा, वो वर्तमान शासन से किस तरह से अलग होगा, तो उसके बाद उनकी कोई डिटेल नहीं है। पर कम से कम पिछली पीढ़ी के नक्सलाइट लीडरों में आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, अब नहीं है। तो अब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट लीडर है उनको हथियार कहाँ से मिल जाते हैं, मिशनरियों के मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत CIA देता है या चाइना देता है, वहाँ से किसी न किसी तरह से उनको पैसा या हथियार मिल जाते हैं। पैसा और हथियार आ गए, वहाँ पे गरीब और प्रताड़ित लोग हैं जिनका दमन हुआ है, वो लोग बंदूक के लिए लेके लड़ने को तैयार है और थोड़ा बहुत पैसा, सैलरी भी उनको मिलती है जो नक्सलाइट की सेना में काम करते हैं। तो एक सेना खड़ी हो गई छोटी मोटी, और सेना के जरिए वो और पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं कि वहाँ पे जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोलते हैं कि भाई एक ट्रक का कोयले की ट्रक है तो एक ट्रक का आपको इतना 1000 देना पड़ेगा। तो अब उसको तो कॉन्ट्रैक्ट चलाना है, किसी तरह से बिजनेस चलाना है, सच या गलत, वो नक्सलाइट को पैसा देना शुरू करता है, तो उससे नक्सलाइट और स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इसमें से कैसे पूरा ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, तो ये जो मेरा रेफरेंस है rahulmehta.com/301.pdf,
मैं नक्सलाइट ख़त्म करने के लिए इतने स्टेप्स बताता हूँ कि हमें क्या क्या गैजेट में छापना चाहिए। गैजेट यानी क्या? ये गैजेट है। गैजेट यानी कि राज्य का हर एक मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री हर हफ्ते 15 दिन महीने जब भी उसको ज़रूरत हो वो एक गैजेट छापता है। गैजेट में इंस्ट्रक्शन होती है कि कलेक्टर तुझे ये करना है, तहसीलदार तुझे ये करना है, सेक्रेटरी तुझे ये करना है। मतलब गैजेट यानी मिनिस्टरों द्वारा दी गई सेक्रेटरी, कलेक्टर आदि को इंस्ट्रक्शन, और सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दी है तो सेक्रेटरी उसके आधार पर और इंस्ट्रक्शन बनाता है। तो हम ऐसे ही गैजेट में क्या चीज़ छाप सकते हैं कि जिससे नक्सलवाद कम हो। और मेरा ये कहना है कि हम गैजेट में कुछ एक ड्राफ्ट छपवा लें तो 3-6 महीने के अंदर नक्सलवाद का प्रॉब्लम वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या गैजेट में छपवा सकते हैं? सबसे पहला MRCM कानून चैप्टर 5 में मैंने दिया है, ये 3011 PDF के चैप्टर 5 में MRCM दिया है। MRCM यानी मिनरल रॉयल्टी और सरकार की जमीन का जो किराया और स्पेक्ट्रम रॉयल्टी है वो सीधा सिटीजन के खाते में जाएगा। तो हर एक सिटीजन को महीने में 300-400 रुपया पर पर्सन, पर मंथ नहीं, अरे सॉरी पर फैमिली नहीं, 300-400 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ, इतना पैसा उसे जमीन के किराए से, मिनरल रॉयल्टी से और स्पेक्ट्रम रॉयल्टी से मिल सकता है। तो बेसिक पॉवर्टी खत्म हो गई। तो जो भी आदमी नक्सलाइट का रिक्रूट बनेगा, रिक्रूट बनने से पहले सोचेगा कि यदि मैं रिक्रूट बना तो हो सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल तक मुझे ये पैसा ना मिले जो भी महीने का 300-400 मिल रहा है। और एक बार गरीबी कम हो गई तो सरकार के खिलाफ इम्प्रूवमेंट करने की मुहिम शुरू होती है, हिंसा की मुहिम कम हो जाती है। आदमी यदि गरीब है तो वो सीधा हो सकता है, उसको यदि हथियार मिले, कोई लड़ने के लिए प्रोत्साहन करे तो वो लड़ने को आ जाए। पर बेसिक पॉवर्टी नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए सोचेगा, वो सीधा वायलेंस में आने के उसके चांस कम हो जाएंगे। दूसरा स्टेप मैंने प्रपोज किया है वेल्थ टैक्स का, कि हमारे यहाँ एक्साइज वैट वगैरह वो टैक्स निकल जाते हैं और वेल्थ टैक्स आता है। वेल्थ टैक्स आएगा तो अपने आप जमीन के दाम कम हो जाएंगे, जमीन के दाम कम हो जाएंगे तो बड़ी मात्रा में उद्योग खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, उद्योग दुकान सब खुलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गरीबी कम हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो भी नक्सलाइट कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट है और नक्सलाइट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वेल्थ टैक्स से पॉवर्टी कम होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इससे नक्सलवाद है वो कम हो जाएगा। फिर एक स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है जो मैंने चैप्टर 27 में एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 27 में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर। पुलिस पे ये मेरा रेफरेंस है rahulmehta.com/301.htm, और उसमें चैप्टर 22 इंप्रूविंग पुलिस। राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर से क्या होगा कि अभी जो उन पर दमन हो रहा है, पुलिस एट्रोसिटी, वो क्यों रही है? क्योंकि नागरिकों के पास पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर है। इसलिए पुलिस कमिश्नर सोचता है कि कांस्टेबल, PI, PSI या खुद भी दमन कर रहा है, करने तो ना क्या जाता है, ये लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे, कौन सुनने वाला है, उनका कहाँ रिश्ते नाती, कोई हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, या मिनिस्टर है, MLA MP भी है। 2-4 MLA MP हुआ है तो उनको मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बड़ी संख्या में तो नहीं है। पर राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर आएगा, यानी जिले के लोग जब पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालने के लिए उनकी प्रोसीजर आएगी तो इससे पुलिस दमन कम हो जाएगा और क्राइम जनरल भी कम हो जाएंगे। फिर राइट टू रिकॉल होम मिनिस्टर, क्योंकि पुलिस दमन बड़े पैमाने पे हो रहा है तो वो तभी हो सकता है जब होम मिनिस्टर का आशीर्वाद हो और हाईकोर्ट के जज का आशीर्वाद हो। हाईकोर्ट के जज या होम मिनिस्टर के आशीर्वाद के बिना बड़े पैमाने में दमन या बड़े पैमाने पे अपमान नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ एक साल पहले की बात है, 2-1 साल पहले की, एक MP है पुनिया, आप गूगल करोगे जगन्नाथपुरी पुनिया टेम्पल एंट्री डिनाइड, ऐसा कुछ आप गूगल करोगे तो आर्टिकल मिल जाएगा आपको।
क्योंकि 2-1 साल पहले जगन्नाथपुरी के पुरोहित ने एक दलित एमपी थे, उसको मंदिर में घुसने से रोका कि मंदिर में तुम्हें नहीं घुसने देंगे। तो वो पुलिस लेके गया, जब पुलिस लेके गया तो घुसने दिया मंदिर में, पर जैसे मंदिर से बाहर निकला पूरे मंदिर की उसने दूध से सफाई की, तो वो एक प्रकार का अपमान हुआ। अब ऐसा है कि इसमें एक आदमी का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे दलित समाज का अपमान हुआ। ऐसा नहीं था कि उसने बोला था कि मैं पुनिया को नहीं होगा, पुनिया तो दलित है, मैं तुझे नहीं घुसने दूंगा मंदिर में। तो इस तरह से अपमान हो तो नक्सलाइट की पॉसिबिलिटी 1%, 2%, 5% कम हो जाती है। कि जैसे एक आदमी वैसे ही गरीब है, वैसे ही प्रताड़ित है और उसको अपमान के बारे में पता चला, तो अब हो सकता है कि वो एज पे खड़ा था, पॉइंट पे खड़ा था और ये बात सुन के वो पॉइंट क्रॉस कर ले और वो बंदूक हाथ में उठा के नक्सलवादी बन जाए। पर ये पुजारी ने अपमान क्यों किया है? क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने उसे इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन दिया था। कैसे प्रोटेक्शन दिया था? यदि हाईकोर्ट के जज ने, जब पुजारी ने ये स्टेटमेंट दिया, उसी वक्त यदि हाईकोर्ट के जज ने नोटिस निकाला होता या वारंट निकाला होता या तो उसको जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया होता, एक दिन के लिए ही सही, तो दूसरे दिन वो अपनी आदमी है जो पुजारी है वो अपनी हरकत सुधार लेता। ये जो प्रॉब्लम है वो प्योरली बिकॉज ऑफ जुडिशियस सपोर्ट में बोला, जुडिशरी के सपोर्ट, जुडिशियल सपोर्ट नहीं, ज्यूडियोक्रेटिक सपोर्ट, कि जहाँ पे दलितों का अपमान होता है, जो हाईकोर्ट के जज है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं ऐसे पुजारियों को, इसलिए पुजारी और उछल के ज़्यादा अपमान करते हैं। यदि उनको 1-2 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और बोले कि एक बार अपमान करोगे, पहली बार अपमान किया है 5 दिन की जेल, अब दोबारा अपमान करोगे 10 दिन की जेल, फिर से अपमान किया तो 20 दिन की जेल, फिर अपमान करोगे तो 4 महीने की जेल, डबल करते जाओ पनिशमेंट, और उसके बाद फाइन लगाना शुरू करो कि 50,000 का फाइन, 1 लाख का फाइन, 2 लाख का फाइन, 4 लाख का फाइन, डबल करते जाओ फाइन को विद एवरी काउंट। तो एक आदमी को इस तरह से 2 आदमी को 2 बार 3 बार फाइन होगा, सारे पुजारी सुधर जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। पर हाईकोर्ट के जज है वो अलाउ करते हैं कि भाई दलितों का अपमान पब्लिक में, टीवी में हो रहा है कि भाई मैं इस आदमी को नहीं घुसने दूंगा, ऐसा वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, वो नहीं देते। तो राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज जब प्रोसीजर आएगी तो हाईकोर्ट का जज इस तरह से पब्लिक में अपमान को सहमति नहीं देगा, मुख्य सहमति जिसे कहते हैं, मौन सहमति। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई इतने सारे लोग दलित आदिवासी है और 90% हिंदू भी नहीं चाहते इस तरह से दलितों का अपमान हो, क्योंकि उन्हें डर है कि इस तरह दलितों का अपमान चालू रहा तो दलित बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन हो जाएंगे। तो राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज आने से जो सोशल कंटेम्प्ट जो है, अवमानना या अपमान, वो कम हो जाएगा और इससे नक्सलिज्म के लिए जो खींचे जा रहे हैं वो कम हो जाएगा, इससे कन्वर्जन भी कम हो जाएगा। तो 3 प्रोसीजर मैंने प्रपोज किए, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, राइट टू रिकॉल होम मिनिस्टर और राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज। अब जो नक्सलाइट को कम करने का सॉल्यूशन है वो है राशन कार्ड सिस्टम को इम्प्रूव करना। अधिकतर नक्सलाइट एरिया में राशन का सामान पहुंचता ही नहीं है। वो जो होम में जो मिनिस्टर है, सीएम हो या जो भी सिविल सप्लाई का मिनिस्टर है, वो और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हो, जो 5-6 अफसर होते हैं, वो यूँ समझो कि पूरा का पूरा राशन हजम कर जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में लालगढ़ में जो प्रॉब्लम हुई थी नक्सलवादियों की, वो प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया था थोड़ा बहुत नक्सलवादियों को। समर्थन देने का एक कारण ये था कि पिछले 10 साल से वहाँ लोगों को केरोसिन की बूंद सूंघने को नहीं मिली। कलकत्ता से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर का एरिया होगा, तो वहाँ पे राशन का दाना पानी केरोसिन कुछ जाता ही नहीं है। कलकत्ता से जो एलोकेट होता है वो सीधा ही बांग्लादेश की ब्लैक मार्केट में बिक जाता है और पैसा सीधा उद्योग भट्टाचार्य को पहुंच जाता है या जो भी उसके अधिकारी उनको पहुंच जाता है। तो पूरा जो, क्योंकि केरोसिन है वो भारत में 15 रुपये लीटर मिलता है राशन का 10 और 15 रुपये के बीच उसका दाम है, और बांग्लादेश में उसका दाम 30-35 रुपये है। तो बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान से, अकेले वेस्ट बंगाल से नहीं, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है पर बाकी हिंदुस्तान में भी होता है, वहाँ से केरोसिन की इस तरह से स्मगलिंग होती है और लोकल मार्केट में भी बिकता है कि राशन कार्ड का केरोसिन है वो 10 लीटर कोटा है और दुकानदार ने सिर्फ 6 लीटर दिए, अहमदाबाद में 6-7 लीटर मिल जाता है।
इसलिए यहाँ नक्सलवादी हैं। पर जो कुछ आदिवासी इलाके हैं, फिर वो पूरे इंडिया के किसी भी कोने के हो, वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे तो 1 लीटर भी नहीं मिलता, सारा का सारा है वो ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे राशन कार्ड की सिस्टम सुधरती है तो अपने आप गरीबी कम हो जाएगी और उनको जो लड़ने की जरूरत और इच्छा दोनों कम हो जाएंगे। तो राशन कार्ड सिस्टम कैसे सुधर सकता है? राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, और नागरिक राशन कार्ड की दुकान कभी भी बदल सके। कि आज एक दुकानदार है जो भी बोलता है कि भाई मैं 8 लीटर केरोसिन दूंगा, यदि मेरे पास दुकानदार बदलने की प्रोसीजर है तो दूसरा दुकानदार मुझे आके कहेगा कि मैं 9 लीटर दूंगा, तीसरा आके कहेगा मैं 9.5 लीटर दूंगा, और चौथा आके कहेगा कि मैं 9.5 लीटर दूंगा और घर आके दे जाऊंगा, तो मेरी दुकान पे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। तो कंपटीशन जब शुरू होगा दुकानदारों के बीच, तो इससे जो राशन कार्ड की चोरी है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी और इससे गरीबी कम होगी। उसके बाद है ज्यूरी सिस्टम। अदालतों में जो बड़े पैमाने पे अन्याय होता है और डिले यानी कि जो शक्तिशाली आदमी है, वो कॉन्ट्रैक्टर हो या पुलिस अधिकारी हो, IAS IPS हो, वो जज के किसी रिलेटिव को पैसा दे देता है। तो जज है वो डेट पे डालता जाएगा, 10, 15, 20, 25 साल केस चलाएगा। वो जो विक्टिम है वो थक जाएगा, कोर्ट में आना ही बंद कर देगा, और उसके बाद वो जज है वो केस को डिसमिस कर देगा कि भाई गवाह नहीं आ रहा, केस क्लोज कर देते हैं। और कभी कभी पुलिस को बोल देंगे कि पुलिस ने ठीक से कार्यवाही नहीं की, पुलिस गवाह पेश नहीं कर रहा। एक केस मैंने देखा था, उसमें 7 साल तक जज ने विटनेस को धक्के खिलाया, 7 साल तक विटनेस आता रहा, फिर एंड में विटनेस ने आना छोड़ दिया, तो 3 डेट के बाद जज ने केस डिसमिस कर दिया कि विटनेस है वो टेस्टिमोनी देने नहीं आ रहा। 7 साल आ रहा था तब तक जज ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल जज से ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा, पर ज्यूरी सिस्टम से बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ज्यूरी जो आती है वो रैंडमली सिलेक्टेड होती है। रैंडमली सिलेक्टेड यानी कि ये मान लो वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है, और मैंने किसी को क्राइम किया मैंने कोई, तो 10, 12, 15 लोग वोटर लिस्ट से रैंडम सिलेक्शन से आएंगे। रैंडम सिलेक्शन की एक पूरी प्रोसीजर है जो मैंने चैप्टर 21 में डिस्क्राइब की है कि ज्यूरी सिस्टम में रैंडम सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अब मैंने दूसरा क्राइम किया तो दूसरे केस के लिए दूसरे 12-15 लोग आएंगे। अब जज सिस्टम में क्या होता है कि मैंने 50 क्राइम किए, यानी मेरी गैंग है 50 लोगों की, और मैं साल में मान लो 2000 क्राइम करता हूँ, मारपीट के, एक्सटॉर्शन के, अलग अलग। तो 2000 में से 500 लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं, 500 के 500 पुलिस केस 1 या 2 या 5 जज के पास जाएंगे। मैं उस 5 जज के रिलेटिव को वकील बना दूंगा, 5 के 5 में मुझे 100% एक्विटल मिल जाएगा। क्योंकि ज्यूरी में क्या होगा कि वो जो 500 लोग कंप्लेंट करने के, तो हर एक केस में 12-12 की अलग ज्यूरी आएगी, तो मुझे तो 6000 लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और 6000 लोगों से मान लो मैंने 5000 को भी ब्राइब कर लिया, तो 1000 ब्राइब नहीं हुए, तो मेरे 50 में से 10-12 लोग हैं गैंग के, वो जेल में जाएंगे, तो 10 लोग जेल में जाएंगे, तो 20 लोग गैंग छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह से ज्यूरी सिस्टम में दमन करने की ताकत कम हो जाती है। तो जब दूसरा ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ज्यूरी को एक ही केस दिया, तो वो केस चलेगा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो वकील के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो केस को चलाए। कितने भी उल्टी पुल्टी दलील कर ले, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में सारी दलीलें उसकी खत्म हो जाएगी। उस पर डेट, आज जज क्या करते हैं, 2-2-3 महीने की डेट डाल के थका देते हैं, और बहाना क्या बोलते हैं, और सच भी है कि भाई देखो मेरे पास 5000 केस है, मेरे पास 10,000 केस है, मेरे पास 25,000 केस है। औसत अदालत में आजकल 10-20,000 केस चढ़े हुए हैं, तो उसको बहाना मिल जाता है 2-3 महीने की डेट डालने का और विटनेस को थकाने का। लेकिन ज्यूरी सिस्टम में तो वो है ही नहीं है, तो ज्यूरी है वो मिली हुई नहीं है, मिली भगत नहीं है। दूसरा, एक ज्यूरी को एक ही केस दिया है, तो ज्यूरी तो कभी बोलेगी नहीं कि 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ। तो ज्यूरी में डेट क्या होती है 99% में, कल, परसों, या तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। ज्यूरी ट्रायल 99% अमेरिका में जो ज्यूरी ट्रायल शुरू होते हैं, तो शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर 99% केस खत्म हो जाते हैं। तो इससे डिले नहीं होता, और डिले नहीं होता, इस तरह से ऑटोमेटिकली कोर्ट में अन्याय होने की संभावना कम हो जाती है। तो ज्यूरी सिस्टम आने से दलितों पे जो दमन हो रहा है, दलितों आदिवासियों पे, वो कम हो जाएगा। तो फिर से नक्सलाइट की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद नक्सलवादी है वो आदिवासियों को, वो भी आदिवासियों पे दमन करते हैं।
इसमें आदिवासी हो तो दोनों के बीच सैंडविच बन जाते हैं कभी कभी, कि पुलिस है वो भी दमन करती है, नक्सलवादी है वो भी दमन करते हैं, फिर पुलिस है वो सर्वजुदम के नाम पे कुछ एक नक्सलवादी और कुछ एक आदिवासियों को सबको नहीं हथियार देती है, तो वो सर्वजुदम वाले भी दमन करते हैं। तो आदिवासी तो एक तरह से सैंडविच बन जाते हैं हर तरह से। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हर एक आदमी के पास हथियार रखने की छूट होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है आदिवासी विस्तारों में कि आदिवासी अपने बचाव के लिए मान लो कहीं से टूटा फूटा हथियार ले आता, तो यदि नक्सलवाद वो पुलिस का आशीर्वाद है तो पुलिस उसके पास हथियार रहने देगी, लेकिन पुलिस का आशीर्वाद नहीं है तो पुलिस जाकर उसका हथियार छीन लेगी, उसके ऊपर केस ठोक देगी। और इसलिए बहुत सारे दलित है वो हथियार रख नहीं पाते अपने पास। सारे दलितों के पास तो पैसा नहीं है हथियार रखने का, पर मान लो 100-200 दलितों का या आदिवासियों का गांव है, तो उसमें से 2-3 लोग समृद्ध है जो कि कुछ एक हथियार, सामान्य हथियार अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं रख पाते क्योंकि कानून उनको हथियार रखने की परमिशन नहीं देता। मतलब कानून क्या कहता है कि आपको एसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी या कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे अहमदाबाद में यदि बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम पुलिस को 5 लाख की रिश्वत देनी पड़ती है। 5 लाख से नीचे बंदूक या गोली रखने का लाइसेंस भी नहीं मिलता। तो और प्लस थोड़े बहुत पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 5 लाख का कैश लेकर आऊँगा और दूसरे दिन स्पीड पोस्ट से लाइसेंस आ जाएगा। 5 लाख की रिश्वत और प्लस पॉलिटिकल कनेक्शन। तो ऐसे में जो समृद्ध दलित है लेकिन वो इतना समृद्ध नहीं है कि 5 लाख का कैश दे सके और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं, तो उनके पास हथियार ही नहीं है, तो नक्सलवादी भी उसका दमन करते हैं, पुलिस भी जम के उनका दमन करती है। तो नागरिकों को हथियार रखने का कानून दिया जाए और डी लाइसेंसिंग ऑफ वेपन्स, तो बंदूक का दाम जो कि आजकल हजारों लाखों में जाता है वो कम होके अच्छी बंदूक डिसेंट क्वालिटी, ये मिलिट्री क्वालिटी की नहीं बोलता, जर्मन मिलिट्री क्वालिटी की बंदूक नहीं बोलता, पर एक डिसेंट क्वालिटी जैसे आज की पुलिस की रिवॉल्वर है, उस रिवॉल्वर का दाम कम होके 5-7-10 हज़ार हो जाएगा। और दूसरा मैंने जो प्रपोज किया है वेपनाइजेशन फॉर अस कॉमन्स, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स जो ड्राफ्ट मैंने प्रपोज किया है, उसमें है कि आदमी अधिक से अधिक 2 बंदूक रख सकता है। तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि मैंने 2 बंदूक रखी, अब मेरे पास मान लो और पैसा आ गया, मैं समृद्ध हो गया, तो मुझे तीसरी अच्छी बंदूक खरीदनी है तो मुझे एक बंदूक बेचनी पड़ेगी। तो उससे एक सेकंड हैंड मार्केट क्रिएट हो जाएगी जिसमें बंदूक 500 रुपये 1000 रुपये में बिकने लगेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज मेरे पास ये मोबाइल है और दूसरा ये मोबाइल है, अब मैं और अच्छा मोबाइल खरीदता हूँ तो 2 में से एक मोबाइल ये मोबाइल मैं बेच दूंगा। तो भले प्राइमरी मार्केट में, फर्स्ट हैंड मार्केट में इसका भाव हो सकता है 2000 और 3000 और 4000, पर सेकेंडरी मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट में इस मोबाइल का दाम 500-700 रुपये हो जाएगा। तो जब मैंने ड्राफ्ट में प्रपोज किया है कि आदमी मैक्सिमम 2 बंदूक रख सकता है, उससे जो आदमी अच्छी बंदूक खरीदेगा वो अपनी कम अच्छी बंदूक है वो बेचेगा। तो इस तरह से पुलिस की जो रिवॉल्वर लेवल की या तो हैंडगन लेवल की जो बंदूक है वो बाजार में 3-4 हज़ार रुपये में मिलने लगेगी। तो कोई भी मिडिल क्लास आदमी भी हथियार रख पाएगा, तो अपने आप को उसमें नक्सलवादियों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, तो इससे भी नक्सलवाद कम होगा। अब अंत में एक टॉपिक जो मुझे बताना था कि लैंड रिफॉर्म्स भारत में क्यों नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून बनाया जवाहरलाल गाजी ने, तो उसने कानून जानबूझ के ऐसा खोखला बनाया जानबूझकर कि वो कानून के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स हो ही ना सके। जैसे उस कानून में उसने 2 बातें छूट रखी कि नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी कर सकता है और आदमी अपने रिश्तेदार के नाम पे लैंड ट्रांसफर कर सकता है। तो जमींदारों ने बड़े पैमाने पे जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दी और उसके पास नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी ले लिया, यानी कि मैं अपने रिश्तेदार को बोलता हूँ कि ये 100 एकड़ जमीन तेरी, और साथ में उसका नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी ले लेता हूँ कि मैं इस जमीन का पूरा कारोबार मैं करूँगा, यानी वो ओनर रहा ही नहीं नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी की वजह से। तो ये कानून डालने की जरूरत थी कि नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी ऑन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड विल नॉट अप्लाई, यानी कि विल बी कंसिडर्ड वॉइड और विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू सेल, यानी कि वो माना जाएगा कि वो बेचा है या तो उसको कंप्लीटली वॉइड माना जाए। तो इस तरह से जो लैंड सीलिंग एक्ट है कि जो मेरे पास 1500 एकड़ जमीन है, लैंड सीलिंग एक्ट है 150 एकड़ की, तो मैं 150 अपने 9 रिश्तेदार के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ और उनसे नॉन रिवोकेबल पावर एटर्नी ले लेता हूँ। तो जमीन बात तो वही की वही रही,
तो वो कानून में ये प्रोविजन डाल के कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जवाहरलाल गाजी ने ऐसा कानून नहीं बनने दिया। अंदर से वो जमींदारों से मिला हुआ था। जवाहरलाल गाजी के बारे में आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि वो जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था, वो प्रोग्रेसिव था। वो सारे पेड हिस्टोरियन, मतलब पेड हिस्टोरियन नहीं पर ये पेड लोगों ने ये सब लिखा। जवाहरलाल गाजी इन्हें अलग अलग जगह से ग्रांट लाके देता था, ये सारे बुद्धिजीवियों को, यानी कुबुद्धिजीवी को, मैं उन्हें कुबुद्धिजीवी कहता हूँ। ये कुबुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पे ग्रांट मिलती थी जवाहरलाल गाजी से, इसलिए वो इस तरह की बात लिखते थे कि जवाहरलाल गाजी बहुत प्रोग्रेसिव है। पर उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म का ड्राफ्ट लिखा उसमें साफ साफ दिखता है कि वो जमींदारी व्यवस्था को चालू रखना चाहते थे। उसके बाद जब खेती मजदूर जमीन का दावा करने गए अपनी, तो जमींदारों ने गुंडों के द्वारा उनकी मार पिटाई कराई। गुंडों के द्वारा मार पिटाई की तो पुलिस केस हो गया, ये मैं 1950s की बात करता हूँ, अर्ली 50s की। पुलिस केस आ गया तो उस समय जूरी सिस्टम थी, 1950 to 1956 इंडिया में जूरी सिस्टम थी। तो जूरी सिस्टम में वो गुंडे जेल में जाते थे, क्योंकि जूरी तो वैसे ही जमींदार से ऐसे गुंडे टाइप जमींदारों के खिलाफ थी। तो जवाहरलाल गाजी ने भारत में जूरी प्रथा खत्म करा दी। कैसे खत्म करा दी कि उसने नोटिफिकेशन निकाला कि जूरी है वो बायास है, अनपढ़ है, बेकार है वगैरह वगैरह। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी जूरी सिस्टम को खत्म करने के उस अध्यादेश को स्वीकार कर लिया। क्या भारत में जूरी सिस्टम खत्म कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया? उसकी 2-3 वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिश्तेदार लोअर कोर्ट में जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जजों। तो उन्होंने देखा कि यदि जूरी सिस्टम है तो हमारे रिश्तेदार को पैसा ही नहीं मिलता जो जज है। अब जहाँ पे जूरी सिस्टम है वह वकील या असील या कोई भी जज को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देता, क्योंकि डिसीजन तो जूरी को लेना है। वकील को दे देगा, खाने पीने का, चाय पानी का पैसा दे देगा, पर मतलब जो पूरा 32 आइटम की थाली नहीं मिलती उन्हें। जबकि जज सिस्टम में जज को खूब पैसा मिलता है, क्योंकि पूरा डिसीजन उसे लेना है। केस को मन चाहे उतना डिले कर सकता है, मन चाहे उतना डिस्क्रिशनरी पावर इधर या उधर अप्लाई कर सकता है, किसी भी फैक्ट को एक्सक्लूड कर सकता है। तो इतना सारा पावर जज के सिस्टम में जज के पास होता है, तो जज को ज़्यादा पैसा मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा कि यदि जूरी सिस्टम खत्म होती है तो हमारे जो रिश्तेदार है लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने भी ये जूरी सिस्टम को खत्म करने के अध्यादेश को, जवाहरलाल गाजी के अध्यादेश को स्वीकार कर लिया। यदि जूरी सिस्टम भारत में टिक जाती तो लैंड रिफॉर्म्स भारत में हो जाते, तो आज नक्सलवाद की समस्या भारत में होती है। और अकेले हमें जवाहरलाल गाजी और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। उस समय जितने कुबुद्धिजीवी थे, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले या लॉ पढ़ाने वाले, करीब करीब सारे कुबुद्धिजीवियों ने, क्योंकि उनके रिश्तेदार जज थे या बड़े नामी वकील थे, करीब करीब सारे कुबुद्धिजीवियों ने जूरी प्रथा को खत्म करने की बात को समर्थन दिया। यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम पाठ्य पुस्तकों में नागरिक विद्यार्थियों को जूरी सिस्टम के बारे में बताएंगे ही। तो भारत में पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो, बीए हो या एमए हो या पीएचडी हो, लॉ का विद्यार्थी हो, कुछ कुछ को उनका सब्जेक्ट होता है कि जिसमें उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह की लॉ की सिस्टम स्टडी करनी होती है, तो उनकी टेक्स्ट बुक में जो बुद्धिजीवी उनके पाठ्य पुस्तक लिखते हैं उसमें जूरी सिस्टम के बारे में उनको बताते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 100 विद्यार्थियों को हम बताएंगे, उनमें से 2-3 विद्यार्थियों को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने बाकी 100 विद्यार्थियों के बीच फैलानी शुरू की, तो भारत में जूरी प्रथा आने का चांस बढ़ जाएगा। तो हमारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में विराजमान है उनकी आमदनी कम हो जाएगी। तो ये आप अधिकतर देखें कि ये जो पाठ्य पुस्तक लिखने वाले बुद्धिजीवी हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम इकट्ठे कीजिए, आपको पता लगेगा कि उनमें से बहुत सारे रिश्तेदार जुडिशरी में जज की कुर्सी पर विराजमान थे, और इसलिए उन्होंने जूरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों के नहीं पहुंचने दी। और जूरी सिस्टम खत्म होने की वजह से भारत में अनेक प्रॉब्लम आ गए। दमन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कोर्ट में डिले बढ़ गया, अधिकारी वर्ग की एक तरह की जो आप खुद शाही है कि उसकी मनमर्जी करेगा, वो भी बढ़ गया, और काफ़ी सारी समस्या आ गई। तो मैं समराइज करता हूँ, नक्सलाइट हम कौन कौन से गैजेट नोटिफिकेशन, कौन कौन से ड्राफ्ट गैजेट में छपवा के हम नक्सलवादी की समस्या कम कर सकते हैं। एक है ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर, जो कि मैंने सेक्शन 1.3 में दिया है। बहुत सरल प्रोसीजर है कि आदमी चाहे तो कंप्लेंट दे सकता है, और वो कंप्लेंट पीएम के वेबसाइट पे आएगी, और कोई भी आदमी एसएमएस के द्वारा या तो
मिस कॉल के द्वारा या तो सॉरी SMS के द्वारा या तो पटवारी की कचहरी के जाके कंप्लेंट पे आना दर्ज करा सकता है। एक ये, उसके बाद MRCM यानी मिनरल रॉयल्टी और सरकारी जमीन का किराया सीधा सिटीजन को मिले, ऐसा होगा तो गरीबी कम हो जाएगी, नक्सलवाद कम हो जाएगा। राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल होम मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज। तो इससे दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं और उनका बड़े पैमाने पे अपमान हो रहा है, जैसे मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, वो अपमान हुआ, और वो अपमान हाई कोर्ट के जज की वजह से हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज आने से। राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, राशन कार्ड अधिकारी, और राइट टू रिकॉल और प्रोसीजर टू चेंज राशन कार्ड शॉप, ये आएगा तो राशन कार्ड का सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, तो भी गरीबों की गरीबी कम हो जाएगी, नक्सलवाद कम हो जाएगा। और ज्यूरी सिस्टम, कोर्ट में ज्यूरी सिस्टम आएगी तो उससे अपमान और अवमान अन्याय कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तो अपने आप गरीबी कम हो जाएगी और इससे भी नक्सलवाद कम हो जाएगा। और सारे नागरिकों को हथियार रखने की छूट देगी, इससे नागरिकों के पास हथियार आ जाएंगे तो नक्सलवादी उनका दमन नहीं कर पाएंगे। ये सारे चीज़ें ड्राफ्ट में लिखने से, गैजेट में के ड्राफ्ट में आने से नक्सलवाद की समस्या को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।